नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय नरेश सर में। आज हम लोग क्लास 10th का जैव प्रक्रम चैप्टर का वहन जो है वहन टॉपिक क्लियर करने वाले। वहन में ब्लड आता है तो सर्वप्रथम हम लोग ब्लड को क्लियर करेंगे। देखिए, पोषण और श्वसन हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। इसमें आपकी इस चैनल पे वीडियो सेव है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। आज हम लोग वहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहन में सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो होता है ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे पहले। तो ब्लड में सर्वप्रथम जो आता है वो देखने को मिलता है क्या भैया, कि रुधिर की खोज और नीचे से तो रुधिर की खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1843 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर नामक, और कार्ल लैंडस्टीनर व एक और वैज्ञानिक थे, वीनर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि ब्लड पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में वीनर ने बताया था। सर्वप्रथम रिसर्च बंदरों में देखा था आरएस फैक्टर, जिसमें आरएस फैक्टर पाया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। फिर अगर बात किया जाए रुधिर की, तो रुधिर का निर्माण किससे होता है और कहाँ होता है। तो रुधिर एक, पहले तो ये जान लीजिए कि रुधिर एक प्राकृतिक गाढ़ा कोलाइड है। रुधिर एक प्राकृतिक गाढ़ा कोलाइड है बच्चा। ठीक है, और अगर बात किया जाए रुधिर का निर्माण किससे होता है, तो रुधिर को बनने के लिए फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और आयरन की आवश्यकता होती है। रुधिर को बनने के लिए फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और आयरन की आवश्यकता होती है हमारे अस्थि मज्जा में। ठीक है, फिर अगर बात करें हम लोग कहाँ पे बनता है रुधिर, तो भ्रूणावस्था में यह, यानी कि जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है, भ्रूणावस्था में रुधिर कहाँ बनता है बच्चा, मीसोडर्म में बनता है। मीसोडर्म एक संरचना होती है भ्रूणावस्था में, जिसके अंदर रुधिर का निर्माण होता है। फिर अगर बात करें वयस्क अवस्था में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, वयस्क अवस्था में बच्चा अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, आप सभी को पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में, जब बोन पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पे आपको बताया होगा कि जब हड्डी को काटा जाता है तो हड्डी के अंदर लकड़ी के बुरादे की तरह कुछ चीज़ें रेड दिखाई देती है। उसी में रुधिर का निर्माण हमारे फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और आयरन द्वारा होता है। फोलिक अम्ल, विटामिन B12 और आयरन प्रायः हमें हरी सब्जियों और फ्रूट से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर बात करें रुधिर की, तो पुरुषों में रुधिर अधिक मात्रा में और महिलाओं में इसकी अपेक्षा कम मात्रा में होता है। पुरुषों में रुधिर अधिक होता है, महिलाओं में कम होता है, लगभग आधा लीटर का फर्क होता है, ज़्यादा नहीं। अब कुल रुधिर मनुष्य में कितना पाया जाता है, तो लगभग 5.5 लीटर के अबाउट में पाया जाता है, लगभग 5.5 लीटर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिर देखें तो ये पुरुषों में रुधिर अधिक है, महिलाओं में कम है। तो महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है, यानी HB जो होता है, हीमोग्लोबिन को HB से दर्शाते हैं। इसका जो स्तर होता है हीमोग्लोबिन का, महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है बच्चा, कम होता है। HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रुधिर कहाँ बनता है, भ्रूणावस्था मीसोडर्म में, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में। और रुधिर में पाया क्या जाता है बच्चा, आयरन पाया जाता है। रुधिर में क्या पाया जाता है, आयरन, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें रुधिर के बारे में, तो रुधिर कितने प्रकार का होता है, तो रुधिर 3 प्रकार का हो जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। रुधिर के प्रकार नहीं है ये, बल्कि यह रुधिर में उपस्थित रुधिराणु है, या जिन्हें हम कार्पल्स या कणिका कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रुधिर में, तो रुधिर में लगभग 55 से 60% तक क्या पाया जाएगा भैया, प्लाज्मा पाया जाएगा। 55 से 60% तक
प्लाज्मा पाया जाता है और 40 से 45% तक, 40 से 45% तक क्या पाए जाएंगे, कार्पल्स या रुधिराणु पाया जाएंगे। इसे रुधिकीन भी नाम दिया गया है, रुधिराणु पाए जाते हैं, रुधिराणु। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसीका, प्लाज्मा सीरम सब इसमें सम्मिलित है। अब प्लाज्मा जो है मेरे भाई, हालांकि मुख्यतः देखा जाए तो रुधिराणु है जो कि 40 से 45% में होते हैं। प्लाज्मा में अगर देखें तो ब्लड में प्लाज्मा की जो परसेंटेज होती है वो इतनी होती है, लेकिन प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाया जाता है, कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 90% प्लाज्मा में जल होता है और 10% में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एंजाइम्स, अदर चीजें, अन्य चीजें होती है। ठीक है, तो ये रहा रुधिर के संगठक के बारे में। अगर बात करें रुधिर में कौन कौन से कण होते हैं, तो भैया पहला तो हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, अगर हम बात करें आरबीसी की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स हो जाएगा, या हिंदी में लाल रुधिर कणिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लाल रुधिर कणिका। और इसका दूसरा जो नाम हो जाता है, दूसरा नाम, उसका दूसरा नाम हम कहते हैं भैया एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट हो जाता है। ये क्या हो गया मेरे भाई, दूसरा नाम, या साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, या मेडिकली जो नेम यूज किया जाता है। जैसे आप लोग ब्लड चेकअप जब कराते हैं तो वहाँ पे उस जो चेकअप वाला वो होता है तो उसमें लिखा रहता है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आपके बॉडी में कितनी मात्रा में, उसमें लिखा रहता है रिपोर्ट में पूरा। ठीक है, तो ये दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। अगर बात करें बॉडी में इसकी संख्या की, तो इसकी संख्या लगभग में 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है, तो 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में। और आकार की बात करें तो आकार इसका छोटा, सबसे छोटा होता है, गोल एवं चपटा। गोल चपटा कहने से तात्पर्य यह है मेरे प्यारे कि यह गोल होता है और बीच में धंसा हुआ होता है, किनारे की तरफ उठा हुआ होता है। ठीक है, गोल चपटा। संख्या हो गया, आकार हो गया। इसकी मुख्य कार्य की बात किया जाए, मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा O2 तथा CO2 का संवहन करना। O2 तथा CO2 का संवहन करना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। फिर अगर बात करें इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो इसमें का मतलब समझ रहे हैं, अभी आरबीसी के बारे में चर्चा चल रही है भाई। तो आरबीसी में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, या आप कह सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और इसका रंग लाल क्यों होता है, तो आरबीसी में एचबी की उपस्थिति के कारण। किसके कारण भाई, एचबी का मतलब समझ रहे हो ना, हीमोग्लोबिन। एचबी की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो O2 और CO2 का संवहन हो रहा है, एक्चुअल में ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन ही करता है भाई। ठीक है, कैसे करता है मैं बता रहा हूँ। पहले आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जिसे हम लाल रुधिर कणिका या रेड ब्लड कार्पल्स कह देते हैं। और ये HB जो है वो O2 के साथ मिल करके HbO2 बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, शोषण पढ़ाया गया है, उसमें जाके देखिएगा तो आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो हीमोग्लोबिन है, ये HB जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देगी भैया। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है, कोशिकाओं में जाता है। श्वसन में आप जाके देखिएगा, वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी मुख्य कार्य हो गया ऑक्सीजन का संवहन करना, और आकार गोल एवं चपटा हो गया, संख्या इतनी हो गई। अगर बात करें इसके जीवन काल की, ठीक है दोस्तों, अगर इसके जीवन काल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है।
100 से 120 दिन का मतलब ये जैसे मान लीजिए आज हमारे अंदर कोई आरबीसी बनी तो वो 100 से 120 दिन बाद मरेगी और फिर से बनेगी। ठीक है, अब समस्या ये है कि जब वह मरेगी, बन तो कहाँ रही है, अस्थिमज्जा में और मीसोडर्म में, भ्रूणावस्था में। ठीक है, अगर हम बात करें जब मरेगी तो मरने के बाद आरबीसी कहाँ जाती है, मरने के बाद आरबीसी चली जाती है भैया स्प्लीन या प्लीहा में। स्प्लीन या प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, या इसे तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन या प्लीहा में चली जाती है और वहां जाकर के नष्ट हो जाती है। स्प्लीन या प्लीहा में जाकर क्या हो जाती है भैया, नष्ट हो जाती है। इसलिए स्प्लीन या तिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीसी यहीं पे आकर के नष्ट हो जाती है। ठीक, और यकृत द्वारा फिर कहाँ इसे यूरिन के मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि आपको सभी को पता है यूरिन का निर्माण यकृत द्वारा किया जाता है। वहीं पे यूरोक्रोम का भी निर्माण किया जाता है। भैया अगर बात करें इसकी कमी से, आरबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आरबीसी की कमी से पहला नंबर तो पीलिया, दूसरा रक्ताल्पता या एनीमिया बोलते हैं इसे, रक्ताल्पता या एनीमिया। भैया पीलिया कैसे हो जाएगा, तो ब्लड में यूरोक्रोम की अधिकता के कारण, जो कि यूरिन के रंग को पीला करता है, यकृत द्वारा स्रावित किया जाता है। यदि जो है ब्लड में यूरोक्रोम की अधिकता हो जाती है तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ब्लड में कमी आने लग जाती है, जिससे रेड ब्लड्स कम होने लग जाते हैं, ऑक्सीजन का संवहन भी नहीं हो पाता है और शरीर पीला पड़ने लग जाता है, जिसे हम पीलिया कह देते हैं, अंग्रेजी में जॉइंटिस कहते हैं। रक्ताल्पता को इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया तब होता है कि यह अनुवांशिक रोग होता है जो हमें अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। ठीक है, रक्ताल्पता में क्या होता है, जो गोल आरबीसी होती है वह हंसिये के आकार का हो जाती है, यानी सिकल सेल टाइप का हो जाती है। सिकल मतलब हंसिया ही होता है, उस टाइप का हो जाती है। जैसे मान लीजिए आरबीसी है, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, और जब इस प्रकार से हो जाएगी तो ब्लड की कमी होने लग जाती है, जिससे ऑक्सीजन का संवहन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में और बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है। ठीक है, रक्ताल्पता के कारण व्यक्ति की धीरे धीरे सांस फूलने के कारण मौत भी हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। तो ये तो रहा बच्चों आरबीसी के बारे में कुछ चीजें। अब हम लोग आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अगर हम लोग बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, वाइट ब्लड कार्पल्स, या हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, हिंदी में इसे हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा भैया, तो इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है। अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल कितना होता है भैया, लगभग 4 से 6 दिन का। लगभग में हम जानते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो जीवन काल 4 से 6 दिन हो जाता है भैया। अगर इसके आकार की बात करें तो आकार इसका अनिश्चित होता है, क्योंकि यह कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका होता है भैया, और यह हमारे आरबीसी के अंदर जो है ऐसे घूमता रहता है, मतलब कि ऐसे जिसे कहते हैं नहीं कि कोई ढेला या गेंद फेंक दो तो ऐसे ये गति करता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, तो इसी तरीके से आरबीसी के बीच बीच में ये घूमता रहता है ब्लड में, और हानिकारक बैक्टीरिया और वायरसेस को ढूंढकर मारता रहता है। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका आकार कोई निश्चित है, तो आकार अनिश्चित हो जाता है। बात करें इसकी संख्या की, डब्ल्यूबीसी की संख्या की, तो 8000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या की, तो हमारे अंदर सामान्यतः 8000 से 10,000 घन मिलीमीटर इसका जो है संख्या होना चाहिए। मुख्य कार्य इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ाना या फिर रोगों से बचाना, शरीर को रोगों से बचाना, आप सीधा लिख सकते हैं शरीर को रोगों से बचाना इसका मुख्य कार्य हो जाता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, जिसे हम सफेद खून भी कहते हैं, गाँवों में अक्सर बोल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में
केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। तो फिर किसमें केंद्रक पाया जाता है बच्चा? ऊंट जो होता है ना, ऊंट जानवर जो होता है, इसके खून में आरबीसी के केंद्रक में जो है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यानी जो ऊंट जानवर होता है इसके आरबीसी में आपको आसानी से केंद्रक देखने को मिल जाएगा, बट और किसी भी जीव के आरबीसी में केंद्रक जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें इसके वाइट ब्लड कार्पल्स की, तो हमने संख्या जान लिया, दूसरा नाम जान लिया, आकार जान लिया, मुख्य कार्य जान लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके कुल 5 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा इओसिनोफिल, बहुत ध्यान से समझना बच्चा, इओसिनोफिल। दूसरा हो जाएगा बेसोफिल, बेसोफिल। तीसरा हो जाएगा न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और चौथा हो जाएगा मोनोसाइट। पांचवा हो जाएगा मेरे प्यारे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। थोड़ा ध्यान से अगर चीजों को समझेंगे तो मजा आएगा। अगर आप यहाँ पे यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो यूसिनो, बेसो ये सब लिखा हुआ है, ये इनका कार्य क्या है, इनके संगठक क्या है, कैसे कार्य करते हैं ये? तो भैया यूसिनो, बेसो, न्यूट्रोफिल होता है, जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा होता है या फिर जैसे कि हम लोग हैं, हमारे अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरिया जाता है, तो सर्वप्रथम कोशिका में परफोरिन नामक एक एंजाइम स्रावित किया जाता है, या फिर एक एंटीबॉडी स्रावित की जाती है, जो कि क्या करती है भैया, हमारे कोशिका को जो पहले प्रभावित किया है वायरस या बैक्टीरिया, उसको मार देता है। किंतु जब वह परफोरिन भी नहीं मार पाता है, कोशिका द्वारा स्रावित हुआ, तो इओसिनो, बेसो, न्यूट्रोफिल जाते हैं और ये जाकर के वहां पे बैक्टीरिया या वायरस को मारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल तीनों का मुख्य कार्य होता है बैक्टीरिया या वायरस का भक्षण करना, उनको नष्ट कर देना, ठीक है। फिर से समझो, इओसिनो, बेसो और न्यूट्रोफिल का जो कार्य होता है वो बैक्टीरिया को भक्षण करना, उनको नष्ट कर देना। मोनोसाइट इसमें आकार में सबसे बड़ा होता है। मोनोसाइट जो होता है आकार में बड़ा होता है भैया ये, ठीक है, आकार में बड़ा होता है। और जो लिम्फोसाइट होता है इसके जो है मुख्यतः आकार में बड़ा होने के साथ साथ ये भी बैक्टीरिया और वायरसेस का भक्षण ही करता है, लेकिन इनके पश्चात जब ये फेल हो जाता है, यानी कि ये भी साथ में रहते हैं लेकिन ये मार नहीं पाते, तो मोनोसाइट उनका जो है भक्षण करने लग जाता है। फिर आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करें तो इसमें जो है 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है टी सेल और एक हो जाता है मेरे भाई बी सेल, ठीक है, टी सेल और बी सेल। अगर हम बात करें टी सेल और बी सेल की, तो जो टी सेल है इसके भी 4 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहला हो जाता है टी सेल में, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा घातक टी लिम्फोसाइट, घातक टी लिम्फोसाइट। इसका बच्चों हिंदी में नाम यही है, ठीक है, घातक टी लिम्फोसाइट इसे कहा जाता है हिंदी में। घातक टी लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य है बैक्टीरिया और वायरसेस को मारना। और दूसरा हो जाएगा स्मृति टी लिम्फोसाइट। इसका कार्य क्या है? स्मृति टी लिम्फोसाइट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टी लिम्फो, ठीक है, स्मृति टी लिम्फोसाइट। इसका कार्य क्या हो जाएगा भाई? तो जैसे बच्चा कोई जब पैदा होता है, छोटी अवस्था में जब पैदा होता है, तो क्या उसकी बॉडी को पता है कि वह उसको जो है वायुमंडल में कौन सा वायरस या किस तापमान के कारण वो क्या होगा, उसकी बॉडी में कौन सी बीमारी आएगी, उसकी बॉडी को ये पता नहीं रहता है। बस जब वो पैदा होता है तो माँ से जो कोलेस्ट्रम, जो दूध होता है, जो पहला दूध होता है माँ का, जो कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, उसमें उसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो कि माँ से एंटीबॉडी के रूप में, सहज प्रतिरक्षा के रूप में प्राप्त होती है उसे, ठीक है। इसी की वजह से वो सुरक्षित होता है। उसे पिता से सहज प्रतिरक्षा नहीं बल्कि माता से प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल में ग्लोबुलिन प्रोटीन के कारण उसमें एंटीबॉडी होती है जिससे सहज प्रतिरक्षा प्राप्त होता है, ठीक है भैया। यहाँ पे स्मृति टी लिम्फोसाइट क्या करता है, जब बचपन में जब बच्चा 1 महीने 2 महीने का हो जाता है तो उसे कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसे कि डेंगू के टीके लगाए जाते हैं, टिटेनस का टीका लगाया जाता है। एक्चुअल में जो टीका लगाया जा रहा है वो टीका दवा नहीं है, बल्कि वो वायरस है, नकली वायरस कह लीजिए या फिर बहुत कमजोर वायरस होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर 2 से 3 महीने में इसलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चे की बॉडी यानी उसका शरीर यह जान जाए कि आगे आने वाले टाइम में यह वायरस हमारे बॉडी में यानी हमारे अंदर आकर के हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो शरीर की कोशिकाएं पहले से ही क्या हो जाती है, उस वायरस के लिए तैयार हो जाती है, उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि
वह जो टीका लगाया गया है वह बच्चे के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए लगाया गया, मजबूत करने के लिए लगाया गया। जैसे कि मैंने बताया, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी बॉडी को उतना कुछ पता नहीं होता है, इसलिए जो भी टीके लगाए जाते हैं वो टीके नहीं बल्कि नकली या फिर आप कह सकते हैं कमजोर वायरस होते हैं, ठीक है, जो कि बच्चे की बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसमें डाले गए हैं। तो स्मृति टी लिम्फोसाइट क्या करती है, जब ये वायरस उसके कोशिकाओं में जाते हैं और प्रभाव डालते हैं तो स्मृति टी लिम्फोसाइट इस चीज को याद कर लेती है, यानी एक स्मृति बना लेती है कि आगे आने वाले टाइम में अगर इस प्रकार के वायरस आएंगे तो उन्हें क्या कर देना है, खत्म कर देना, नष्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें होती है, स्मृति टी लिम्फोसाइट का ये कार्य होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर ये घातक टी लिम्फोसाइट हो गया, स्मृति टी लिम्फोसाइट हो गया, और फिर आता है एक प्रेशराइज्ड टी लिम्फोसाइट, या हिंदी में कह सकते हैं दबाने वाली टी लिम्फोसाइट। तीसरा जो हो जाएगा प्रेशर टी लिम्फोसाइट, और चौथा जो हो जाएगा मेरे भाई, चौथा सहायक टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। सहायक टी लिम्फोसाइट, सहायक से, और ये प्रेशर तो आप समझ ही गए होंगे, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी दबाने वाली टी लिम्फोसाइट से मतलब जो भी वायरस हमारे अंदर जब पहले प्रवेश करता है तो ये प्रेशराइज्ड टी लिम्फोसाइट जो होता है, दबाने वाली टी लिम्फोसाइट उसको कम करने का प्रयास करती है, उसको दबाने का प्रयास करती है, उसको जहां से प्रवेश किया वहीं पे मारने का प्रयास करती है। और ये सहायक टी लिम्फोसाइट इन सभी की, यानी घातक टी लिम्फोसाइट, स्मृति टी लिम्फोसाइट और प्रेशर टी लिम्फोसाइट, इन सभी की सहायता करता है, इसलिए इसका नाम सहायक टी लिम्फोसाइट रख दिया गया। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए बी सेल की, तो बी सेल भी जो है यह बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने का प्रयास करता है, यानी हमारे जो भी हानिकारक जर्म्स जाते हैं, कीटाणु जाते हैं, उन सभी को यह भी बी सेल भी मारने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है WBC का फंक्शन रहा। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे जो दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, जीवन काल 4 से 6 दिन, यानी कि आपको पूरा चीज यहाँ पे लिख दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करने के पश्चात हम लोग जानेंगे प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स कैसे कार्य करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स जो होता है, ये प्लेटलेट्स में अगर हम देखें, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। और प्लेटलेट्स को अगर हम देखें भैया, तो प्लेटलेट्स जो होता है इसका जीवन काल, या इसका दूसरा नाम पहले देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स भी देखना। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। इसका दूसरा नाम हो जाता है बच्चा थ्रम्बोसाइट, इसका दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट हो जाता है। अगर बात करें इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। एक चीज ध्यान रखना कि जितने भी ब्लड होते हैं सबके सब अस्थिमज्जा में ही बनते हैं, इसलिए ये कॉमन है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इसका जीवन काल 3 से 4 दिन, और ये बनता कहाँ होगा, अस्थिमज्जा में। सब RBC WBC प्लेटलेट सब के सब। तो दूसरा इसका नाम जो है थ्रम्बोसाइट हो गया, और जीवन काल 3 से 4 दिन हो गया। बात करें इसके आकार की, तो इसका भी आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि अनिश्चित ही कह सकते हैं आप। इसका भी आकार क्या हो जाएगा मेरे भाई, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यानी आप अनिश्चित बोल सकते हैं। ठीक है, अगर फिर बात करें इसके कार्य की, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना इसका मुख्य कार्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नाम थ्रम्बोसाइट हो गया, इसका जीवन काल 3 से 4 दिन, आकार अनिश्चित हो गया, मुख्य कार्य जो हो जाएगा वो रक्त का थक्का जमाना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यह इसमें रक्त का थक्का कैसे जमता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से देख लेना, इसकी कमी से डेंगू जैसी समस्या, डेंगू नहीं उसे बल्कि डेंगी बोलते हैं, शुद्ध डेंगी होता है, डेंगी रोग हो जाता है। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग हो जाता है, जिसमें मानव बहुत ही कमज़ोर होता जाता है, उसका इम्यून सिस्टम है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें RBC में, ये जो WBC में बता रहा था आपको, लिम्फोसाइट ये सब, तो यूसिनो बेसो न्यूट्रो लिम्फोमोनो ये जो बताया मैंने, इसमें जो भी थे घातक टी लिम्फोसाइट, स्मृति टी लिम्फोसाइट, ये सब के सब जो है हर प्रकार के बैक्टीरिया को, वायरस को तो मार लेते हैं, लेकिन जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो HIV हो गया,
ठीक है, HIV हो गया, और कैंसर में जैसे TMV हो गया, इन वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इन वायरसेस को मारने में ये असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि ट्यूबरकुलोसिस जैसे हो गया। तो ये सारे के सारे रोग जो है दीर्घ होते हैं, यानी कि ये काफ़ी समय तक रहते हैं। ठीक है, तो इन रोगों के वायरसेस को ये मारता तो रहता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डेवलप्ड होते हैं हमारे अंदर, और हमारे WBC को भी नष्ट कर देते हैं। यानी कि जितने भी उसमें पार्ट मैंने आपको बताए थे सबको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी कमी से डेंगू रोग हो जाता है, और हीमोफीलिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है बच्चा, इसमें जो है अगर एक बार कहीं आपको त्वचा में कट गया तो लगातार ब्लड का स्राव होता रहता है, रुधिर का स्राव होता रहता है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है ब्लड में और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, पश्चाघात के कारण, पश्चाघात का मतलब हार्ट अटैक। अगर फिर बात करें हीमोफीलिया कैसे होता है, क्यों होता है, तो ध्यान दीजिएगा। रुधिर में मेरे प्यारे हिपैरिन नामक एक पदार्थ होता है। क्या होता है, हिपैरिन। ठीक है, और ये जो हिपैरिन होता है, हेपरिन बोलते हैं इसको, ये हिपैरिन जो होता है हमारे नसों में जो रुधिर लिक्विड फॉर्म में बह रहा है उसके लिए जिम्मेदार ये हिपैरिन पदार्थ ही है। ठीक है, हिपैरिन के कारण रुधिर जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोविशील्ड जिसको भी लगा हुआ है, लगभग 80% इंडिया में लगा हुआ था, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि इससे रक्त का थक्का जम जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक जैसे जो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ये समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, और पश्चाघात जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसका कारण हिपैरिन हो सकता है। कोविशील्ड के कारण हिपैरिन जो होता है जब ये मर जाता है कहीं पर, उस दवा का जहाँ प्रभाव होता होगा अधिक मात्रा में, वो जमाव की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिससे पश्चाघात आता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या फिर ब्रेन में भी ये समस्या देखने तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है ये, क्योंकि अभी ठोस कारणों का पता नहीं चला है, तो मैं आशा करता हूँ कि उम्मीद है कि जहाँ तक यही कारण हो सकता है कि हिपैरिन के मरने के कारण, क्योंकि वायु की उपस्थिति में ये मर जाता है। हिपैरिन क्या होता है, ये वायु की उपस्थिति में क्या होता है बच्चा, मर जाता है। वायु की उपस्थिति में असक्रिय हो जाता है, असक्रिय हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण ब्लड क्लॉट हो जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर ये हिपैरिन की अधिकता हो गई तो ब्लड जमेगा ही नहीं यार, और ब्लड नहीं जमेगा तो आपके कौन सा रोग हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका एक निश्चित मात्रा में हमारे अंदर बने रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर आपने देखा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे चोट लग गई या फिर कट पिट गया, तो वहां से रुधिर का स्राव होने लग जाता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो ब्लड जमने लग जाता है। और जो जमता है वो कैसे जमता है, जमने की प्रक्रिया को समझते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया तीनों RBC, WBC और प्लेटलेट सब निकलेंगे। तो प्लेटलेट जो निकला यानी कि थ्रोम्बोसाइट इसका दूसरा नाम है। तो थ्रोम्बोसाइट या फिर आप मेडिकली नेम बोल सकते हैं। तो ये थ्रोम्बोसाइट जब निकला तो सर्वप्रथम किसके संपर्क में आया मेरे भाई, ये आया वायु के संपर्क में। ठीक है, वायु के संपर्क में आया थ्रोम्बोसाइट, तो यह क्या बना लेता है भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेता है। बहुत ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे। ये बना लिया थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे करेगा भैया, ये करेगा प्रोथ्रोम्बिन से। किससे मिलेगा, कैल्शियम, हमारे ब्लड में कैल्शियम तत्व होता है, इससे मिलेगा। और प्रोथ्रोम्बिन ये कहाँ होता है, तो ये होता है प्लाज्मा में। कहाँ होगा भैया, प्लाज्मा में होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करता है, यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिल करके ये प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कर देगा, और जैसे ये सक्रिय होता है तो ये क्या बना लेता है, थ्रोम्बिन। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब ये कार्य करने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर जो थ्रोम्बिन है मेरे भाई, ये थ्रोम्बिन ये किससे मिलेगा, फाइब्रिनोजेन से। ये फाइब्रिनोजेन ये भी कहाँ होता है, रुधिर के प्लाज्मा में ही होता है। फाइब्रिनोजेन से मिलेगा और बना लेगा क्या, फाइब्रिन, यानी फाइब्रिनोजेन को किस में बदल देगा, फाइब्रिन में बदल देगा। और ये जो फाइब्रिन, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया है, सारे के सारे प्रोटीन है। ठीक है, सारे के सारे प्रोटीन है भैया।
फाइब्रिनोजेन और ये फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होती है? जालीनुमा संरचना होती है, ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन है, जालीनुमा संरचना, जब जहां चोट लगी वहां बन गई, तो आप सभी को पता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कण होते हैं, ठीक है। तो और प्लाज्मा क्या होता है? और ये गाढ़ा एक लिक्विड है ब्लड हमारा, पहले ही आपको बताया मैंने। फाइब्रिन जो है रुधिराणुओं के साथ मिलकर, रुधिराणुओं के साथ मिल करके क्या बना लेगा भैया? बताए। फाइब्रिन रुधिराणुओं के साथ मिल करके बना लेगा क्या? रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का बना लेगा। अब इसको समझो फिर से एक बार। जब आपको कहीं पे कट गया तो वहां पे ब्लड निकलना स्वाभाविक सी बात है, ब्लड निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो ये तुरंत थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। और दूसरी चीज कि इस पूरी प्रक्रिया को होने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है, यदि आपके अंदर विटामिन के की कमी होती है तो हिपैरिन की अधिकता हो जाती है, और हिपैरिन की अधिकता से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, लगातार ब्लड बहने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विटामिन के टाइमिंग कितना होता है? टाइमिंग 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें प्रोटीन कौन सा होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, ये सारे के सारे प्रोटीन ही है और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेते हैं। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम जो कि ब्लड में उपस्थित था, प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल दिया? थ्रोम्बिन बदल दिया, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर के फाइब्रिन बना लिया, और फाइब्रिन जो होता है रुधिराणु के साथ मिलकर रुधिर का थक्का बना लेता है, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और दूसरे के साथ कार्य करते रहते हैं हमेशा। तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये होना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के शरीर में, क्योंकि नहीं होगा तो आपको मैंने बताया। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना किसकी अधिकता का कारण है? हिपैरिन की अधिकता का कारण है। तो आपने देखा कि ब्लड क्या होता है और ब्लड में उपस्थित संघटक क्या क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अब जो है आप थोड़ा सा लसीका और सीरम के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा के बारे में तो आप जानते हैं, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है बच्चा? प्लाज्मा में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है, और 10% में, किसमें बच्चा? 10% में, 10% में क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, क्या हो गया भैया? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं 10% में, तो ये इसमें हो गया। अगर हम बात करें, और प्लाज्मा हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि यह, अब देखो जब किसी व्यक्ति को इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होता है, नहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है तो प्लाज्मा ही लिया जाता है, ठीक है। यानी किसी एक व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर दिया गया दवाओं के माध्यम से, उसने अपना खा पी के अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लिया। यदि किसी व्यक्ति को रोग हो गया तो जो इम्यून सिस्टम उसके अंदर विकसित हुआ है, वही इम्यून सिस्टम प्लाज्मा द्वारा निकाल करके दूसरे व्यक्ति में जब डाल दिया जाता है तो वो कार्य करता है। कोरोना काल में अक्सर ये प्रयोग किया गया था, तो ये प्रयोग हालांकि ज़्यादा सफल नहीं हुआ था, ठीक है। प्लाज्मा, अगर अब बात करें हम लोग लसीका की, तो लसीका क्या होता है बच्चा? लसीका कहाँ बनती है? लसीका ग्रंथियों में बनती है, लसीका ग्रंथियों में बनती है। और लसीका ग्रंथियों में बनने के साथ साथ इसका मुख्य कार्य, लसीका का अगर हम मुख्य कार्य की बात करें, लसीका के मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य हो जाता है रुधिर में पोषक तत्वों का संवहन करना। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, जब हमारे अंदर पचता है, पचने के बाद वह जब हमारे ब्लड में मिल जाता है तो उसका संवहन करना लसीका का ही कार्य होता है, ठीक है। पोषक तत्वों का संवहन करना, ये किसका कार्य हो जाता है बच्चा? लसीका का। कहाँ बनता है? लसीका ग्रंथियों में, लिम्फ नोड में बनता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग सीरम की, सीरम या सीरम बोलते हैं इसको, ठीक है। सीरम का क्या हो जाएगा? सीरम द्वारा बीमारियों की जांच की जाती है बच्चों। तो यहाँ पे आपने देखा प्लाज्मा में 90%, जब 10% में प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन, ये और कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है, एंजाइम्स पाए जाते हैं। लसीका कहाँ बनती है? लसीका ग्रंथियों में बनती है। मुख्य कार्य पोषक तत्वों का सम्मान करना हो जाता है। और सीरम द्वारा क्या किया जाता है? बीमारियों की जांच की जाती है। सीरम द्वारा बीमारियों की जांच की जाती है, ठीक है। सीरम द्वारा बीमारियों की जांच की जाती है। इसको अलग कैसे कर सकते हैं? देखो ब्लड जब डॉक्टर निकालता है ना, तो निकालने के बाद उसको जो है बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूज करता है, यानी कि बहुत तेजी से घुमाता है।
और जब बहुत तेजी से घुमाता है तो जो कॉर्पल्स होते हैं या रुधिराणु होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और प्लाज्मा के साथ सीरम जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। फिर इसे अलग कर लिया जाता है और अलग करने के बाद देख लिया जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या वायरस आपके ब्लड में होंगे जब उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो जो भारी कण होंगे नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं ये सब हल्के होते हैं, तो ये सीरम के साथ कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो ये सीरम को जब निकाला जाता है तो आसानी से देख लिया जाता है कि आपके अंदर कौन से बैक्टीरिया या वायरस का प्रभाव है और कौन से ब्लड की कमी है, सब वहां से आपको आसानी से पता चल जाता है। फिर रिपोर्ट में आपको दे दिया जाता है, वहां से पता चल जाता है कि हमको कौन सी बीमारी है, फिर उसका उचित इलाज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा का पूरा ब्लड। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों। इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर लिखी हुई चीज़ें अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जाइएगा, वहां पे आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा पूरी तरीके से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।